जी नमस्कार। कल की क्लास जो थी हमारी वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो उसी कल के पीरियड को ही हम क्या करते हैं कंटिन्यू आगे करने की कोशिश करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के अंदर कि सब फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंटेशंस होते हैं वो किस काम आते हैं। किस काम आते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं फीमेल को। कितने-कितने ग्राम देते हैं, कितना रिकमेंडेड होता है, उन सब के बारे में आज देखने वाले हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि सर फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के अंदर हमें सबसे पहली जो चीज़ होती है पहली लाइन लिख देंगे इसके अंदर गिव टू ऑल फीमेल या फिर हम कह सकते हैं गिव टू ऑल प्रेग्नेंट फीमेल टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्यों देते हैं बच्चों कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देने होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, बच्चों के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे डोज की बात करता हूँ कि सर डोज क्या होने वाली है, कि अगर मैं आपसे डोज की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो डोज की बात करेंगे वो किसके अंदर करेंगे? फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि सर जो प्रोफाइलैक्सिस डोज होती है, जो सभी के लिए दी जाती है, जो सभी के लिए देते हैं, जो प्रोफाइलैक्सिस डोज होती है, जो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इतनी डोज तो आपको देनी ही देनी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कौन सी होती है बच्चों, कि यहाँ पे आपको कितना देना है कि सर 400 माइक्रोग्राम पर डे आपको क्या देनी होती है, इतनी डोज तो आपको देनी ही देनी होती है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? कितनी देनी होती है प्यारे बच्चों? 400 माइक्रोग्राम पर डे आपको क्या देनी होती है, डोज देनी होती है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ कि सर स्टार्ट कब करते हैं, कि स्टार्ट बिफोर 1 मंथ ऑफ कंसेप्शन और एज सून एज प्रेगनेंसी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? मैंने क्या कहा आपसे कि 400 माइक्रोग्राम पर डे हमें क्या देनी है? क्या देनी है बच्चों हमें? पर डे की क्या देनी है? हमें फॉलिक एसिड देना होता है। लेकिन ये कब कहते हैं कि सर स्टार्ट कब करनी चाहिए, कि 1 मंथ कंसेप्शन से पहले? कि भैया ऐसा कब होता है कि हमारे पास तो इंडिया के अंदर हम बात करें कि फीमेल कब आती है हमारे पास, जब प्रेग्नेंट हो जाती है और 2-3 महीने निकल जाते हैं। तभी तो आती है फीमेल डॉक्टर के पास। कि सर ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है पढ़े लिखे बच्चों के अंदर। ऐसा होता है पढ़ी लिखी कंट्री के अंदर, पढ़े लिखे बच्चों के अंदर होता है। जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज़ अ बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जिसके अंदर बच्चा डेथ भी हो सकती है अपने बच्चे की। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक कपल है जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो नर्सिंग वाले हैं या डॉक्टर हैं। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, प्लान करना है अपनी बेबी के लिए। अपना बेबी प्लान करते हैं। अपना बेबी प्लान करने से पहले 1 महीने से पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हम बच्चा चाहते हैं, तो हमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे दो। तो वो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की डोज़ स्टार्ट कर देते हैं। और कितनी करते हैं बच्चों, 400 माइक्रोग्राम पर डे। ये बहुत स्टैंडर्ड आपको जो डोज़ है वो दी गई है। यही से क्वेश्चन्स आते हैं बार-बार। तो क्या करते हैं कि 1 महीने से पहले ही चालू कर देते हैं, उसके बाद वो कंसेप्शन करते रहते हैं। जब कंसेप्शन हो जाता है तो उसकी कब तक चालू करते हैं भैया हम? 1 महीने पहले चालू करते हैं और कब तक रखते हैं? 3 महीने तक रखते हैं। क्या रखते हैं? 3 महीने तक इसको डोज़ को रखा जाता है। स्टॉप कब करते हैं? तो स्टॉप का भी लिख देंगे, स्टॉप 3 मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन। क्योंकि तब तक हमारी न्यूरल ट्यूब जो होती है वो फुल्ली डेवलप हो चुकी होती है, फुल्ली बन चुकी होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब मैंने इसके अंदर 2 चीज़ें क्यों लिखाई है, कि एक तो आपको करना है कि 1 मंथ पहले आपको स्टार्ट करना है कंसेप्शन से पहले, और दूसरी चीज़ लिखाई है मैंने कि आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट करना है। आई बात समझ में? एक तो होता है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल
जब भी आपको जल्दी से जल्दी पता लगे कि मुझे क्या हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो तब आप या स्टार्ट कर सकते हो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कि कंसेप्शन से पहले ही आपको 1 महीने पहले ही आपको स्टार्ट कर देनी है। क्वेश्चन आपको दोनों ही एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो आपको जो करेक्ट करना है वो कौन सा करना है, बिफोर 1 मंथ ऑफ कंसेप्शन। बिफोर 1 मंथ ऑफ कंसेप्शन आपका पहला आंसर होगा, और एज सून एज पॉसिबल आपका दूसरा आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। कि सर एक और होती है, कि सर एक फीमेल है जिसके अंदर पहले से ही हिस्ट्री है एनटीडी की। एनटीडी का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको पहले हो चुका है उनको कितनी डोज देते हैं? कि सर एक फीमेल है, हमारे पास एक फीमेल आती है, एक फीमेल आती है, ए फीमेल विद द हिस्ट्री ऑफ एनटीडी। एनटीडी का मतलब समझते हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एनटीडी का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कि भैया उसने पहले की प्रेगनेंसी में क्या नहीं ली, उसने पहले की जब प्रेगनेंसी हुई थी उसको, तो उसने क्या नहीं लिया था, उसने फॉलिक एसिड नहीं लिए थे, इसी की वजह से क्या हो गया, बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया। अब जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर एक महिला क्या होती है, दूसरी बार जब प्रेग्नेंट होती है तो हमारे पास आती है, तो उस जो महिला है, उसको कितनी डोज देते हैं भैया? 400 से काम नहीं चलेगा, उसको ज्यादा देनी होगी। कि उसको सर कितनी देते हैं? थेराप्यूटिक डोज होती है ये, इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक डोज। तो थेराप्यूटिक डोज कितनी होती है बच्चों? 4 mg पर डे होती है। कि भैया कितनी देते हैं? यहाँ पे हम 4 mg पर डे देते हैं। और कब देते हैं, स्टार्ट कब करते हैं? तो स्टार्ट करते हैं 3 मंथ्स बिफोर द कंसेप्शन, 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन। की भैया अगर कोई महिला है जो पहले ही ग्रसित हो चुकी है एनटीडी से, एनटीडी से पहले ही ग्रसित हो चुकी है, उसका बच्चा डाई हो चुका है, उसका बच्चा जो है वो सरवाइव कर रहा है, लेकिन एनटीडी के साथ सरवाइव कर रहा है, अगर वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उसको क्या करना है, उसको क्या सलाह लेनी है? अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। और डॉक्टर क्या सलाह देगा कि आपको 4 4 mg 4 मिलीग्राम आपको क्या खानी है हमेशा? फॉलिक एसिड की दवाई खानी है, और 3 महीने पहले ही खानी होती है। उसको कितने महीने पहले खानी है? 3 महीने पहले खानी है। और स्टॉप कब करनी है बच्चों? 3 मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन। क्या मेरी बात आपको पल्ले पड़ी, समझ में आई? मैंने आपको क्या कहा, एक तो होती है हमारे पे प्रोफाइल एक्सेस डोज, कि आपको कोई भी प्राइमी महिला आती है आपके पास और वो कहते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करनी है या मुझे कंसेप्शन करना है, तो आपको 1 महीने पहले उसको ये दवाई देनी है, कि ये दवाई आपको खा लेनी है। और कितनी डोज होती है उसकी? 400 माइक्रोग्राम पर डे होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए। और कब तक खानी है, कब तक खानी है? कि आप कंसेप्शन कर लो उसके 3 महीने तक बाद तक ये खानी है। ठीक है, तो उसका जो बच्चा होगा वो एकदम हेल्दी बच्चा होगा, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उसको प्रिवेंट हो जाएगा। अगर एक महिला है जिसको पहले ही क्या हो चुका है, ये बीमारी हो चुकी है उसके बच्चे को, और बच्चा उसका खो चुकी है, अब दूसरी बार क्या करती है वो कंसेप्शन से पहले ही अपने डॉक्टर से सलाह लेती है। और सलाह लेने के बाद क्या करती है, कि उसको 3 महीने पहले ही उसको क्या दिया जाता है, 4 ग्राम पर डे उसको एक फॉलिक एसिड की टेबलेट पकड़ा दी जाती है, कि इसको 3 महीने तक खाना है, और 3 महीने तक कोई कंसेप्शन नहीं करना है। 3 महीने के बाद आप कंसेप्शन कर सकते हो, और उसके बाद आपको क्या करना है, 3 महीने तक इसको कंटिन्यू रखना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लेना, ध्यान रखना, इस चीज को लिख लेना। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स मतलब कि 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, गिव टू प्रेग्नेंट वुमेन, गिव टू प्रेग्नेंट वुमेन आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट टू प्रिवेंट एनीमिया। समझे इस बात को आप? इस लाइन का मतलब समझे?
इस लाइन का मतलब होता है कि आफ्टर 3 महीने के बाद, जब 3 महीने की जब फॉलिक एसिड कंप्लीशन हो जाता है, इस बात का एक बार ध्यान रखना, मैंने दोनों चीज़ अलग-अलग बताई हैं आपको। दोनों चीज़ कौन-कौन सी अलग-अलग बताई हैं? आपको सबसे पहली मैंने आपको बात बताई है कि बच्चों देखो, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको क्या करना है कि फॉलिक एसिड देनी होती है, कब देते हैं? और एक होती है आयरन एंड फॉलिक एसिड। आई बात समझ में? एक तो होती है फॉलिक एसिड, एक होती है आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो ये कब देते हैं कि भैया लेस देन 3 मंथ्स तक हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब कि कंसेप्शन हो जाने के 3 महीने तक हम इसको देते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी है। लेकिन 3 महीने के बाद हमें क्या करना होता है बच्चों की आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट को स्टार्ट करना होता है। और क्यों क्यों करना है? क्योंकि ये क्या काम करता है? ये क्या काम करती है? आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के रूप में काम करता है नहीं करता? तो ये क्या काम कर सकता है कि प्रिवेंट एनीमिया को कर सकता है या नहीं कर सकता भैया? कि माँ जो मदर के अंदर एनीमिक कंडीशन देखने को मिलती है उसको प्रिवेंट कर सकता है। करेगा या नहीं करेगा? कि सर बिल्कुल कर सकता। और ये क्या करेगा कि भैया एनटीडी को प्रिवेंट करने के लिए होता है। दोनों क्वेश्चन बहुत अलग-अलग हैं। दोनों के दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं बहुत बार। तो आपको समझना है इसी चीज़ को सिर्फ। मैं आपको इतनी देर से यही चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो महिला हमें अगर 3 महीने तक हमें कोई दवाई लेनी है जो कि फॉलिक एसिड की होने वाली है और उसका काम क्या होता है कि वो एनटीडी को सिर्फ प्रिवेंट करती है। लेकिन 3 महीने के बाद हमें आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट देनी होती है। हमें दोनों का कॉम्बिनेशन देना होता है। क्या करना होता है? हमें आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट का कॉम्बिनेशन देना होता है जिसके अंदर क्या होता है भैया आयरन भी होता है। इसके अंदर वो क्या कहते हैं प्रिवेंट एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं नहीं देते हैं। बहुत बढ़िया। चलेंगे कि सर आयरन एंड फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट्स होते हैं, आयरन एंड फॉलिक एसिड को हम लिख सकते हैं, आयरन को हम एफ भी लिखते हैं, ध्यान रखना इसको। आयरन सप्लीमेंटेशन इन अ प्रेगनेंसी। आयरन कितना होना चाहिए किसी भी फॉलिक एसिड के बाद में? आयरन सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ओनली किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम आयरन सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, कितना आयरन आपको देना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सर टोटल अमाउंट ऑफ आयरन नीडेड इन प्रेगनेंसी, कि भैया टोटल आयरन कितना जरूरत होती है आपको। अगर मैं एक प्रेगनेंसी की आपसे बात करता हूँ कि एक प्रेगनेंसी के अंदर कितनी आयरन की नीड होती है, तो आपको बताना है कि सर 1000 mg की जरूरत होती है। कितनी होती है? कि सर 1000 mg की हमें जरूरत होती है। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं कि सर टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करूं कितनी होती है भैया? 280 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 280 दिन की होती है। अब 200 अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, आप ये आंसर बता दोगे। टोटल ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रही है? टोटल अमाउंट ऑफ आयरन नीडेड इन प्रेगनेंसी, कि भैया 1000 ग्राम 1000 mg तो उसको नीडेड है पूरी प्रेगनेंसी के अंदर। समझ में आई बात? समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूँ कि 1000 mg उसको पूरी प्रेगनेंसी के अंदर चाहिए, ठीक है? और हमारी जो प्रेगनेंसी है 280 दिन की है, तो 280 दिन के अंदर उसको 1000 mg क्या चाहिए? आयरन चाहिए, ठीक है? अब इसको डिवाइड आप कर सकते हो कि पर डे कितना चाहिए। आप इसको पर डे डिवाइड कर सकते हो कितने से? 280 से। कितना आएगा आपको बता देना है। अगर मैं आपसे करूं कि पर डे आयरन की जो नीड होती है वो लगभग 4 से 6 mg पर डे की नीड होती है। कितनी होती है? कि सर 4 से 6 mg की पर डे की नीड होती है। क्या ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए? बहुत बेहतरीन पॉइंट हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं जो मैंने आपको लिखाए हैं। ईज़ी एकदम ईज़ी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखाए हैं। मैंने क्या कहा कि पूरी प्रेगनेंसी के अंदर हमें क्या ज़रूरत होती है बच्चों? 1000 mg की ज़रूरत होती है। अब हमारी जो प्रेगनेंसी है वो 280 दिन की होती है, किसी महिला की हम कह सकते हैं 270 दिन की होती है, किसी महिला की 290 दिन की होती है, ठीक है? तो ये वेरी करता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर पर डे हमें कितने की ज़रूरत होगी? तो सर 4 से 6 mg पर डे की ज़रूरत होती है। क्या आपको बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। कि सर 4 से 6 mg की पर डे की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर रिक्वायरमेंट आयरन रिक्वायरमेंट मेनली
इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ज़्यादा कहाँ चाहिए होता है? अगर मैं आपसे पूरी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो कम से कम आपको कितना चाहिए होता है? 4 टू 6 एमजी पर डे चाहिए होता है। लेकिन आपको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? इसके अंदर कितना चाहिए होता है? तो 6 टू 7 एमजी पर डे आपको आयरन चाहिए होता है। ये आप नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों? आगे बात समझ में यहाँ तक कि चलिए, अब मैं आगे चलता हूँ। एक आप नोट लिखेंगे, ओनली 10% ऑफ डाइटरी आयरन इज एब्सॉर्ब। अब क्या हुआ? इस बात का मतलब समझना होगा। ओनली 10% डाइटरी आयरन इज एब्सॉर्ब। अगर आप कितना परसेंट लेते हो, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने कोई 100% आयरन खाया है, आपने 100% आयरन खाया है, तो उसमें से 10% ही क्या होगा? एब्सॉर्ब होगा। होगा या नहीं होगा? भैया ये कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि ओनली 10% आयरन इन डाइटरी इन एब्जॉर्ब। अगर किसी खाने में आप 100% क्या खाते हो? आयरन खाते हो कि भैया मैं तो 100% आयरन खाता हूँ और मुझे तो 10% ही क्या होता है? लगता है। इसकी बात ये बात ये कहना चाह रहा है। लेकिन हमें कितना चाहिए होता है बच्चों? हमें 6 से 7 एमजी पर डे चाहिए होता है। तो अगर आप 60 से 70 एमजी पर डे डाइटरी आयरन खाते हो, तो इसमें से कितना परसेंट हो जाएगा? 10% ही एब्जॉर्ब होगा। 10% कितना हुआ? 6 से 7 एमजी पर डे ही एब्जॉर्ब होगा। होगा या नहीं होगा प्यारे बच्चों? तो आपको कितना आयरन खाना है? आपको कितना आयरन खाना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको जो आयरन खाना है डाइटरी में, वो कितना खाना है? 60 से 70 एमजी पर डे आपको आयरन खाने की जरूरत होती है प्रेग्नेंट फीमेल को। आपको क्या करना है? एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको कहना है कि 60 से 70 एमजी पर डे आपको आयरन खाना है, जिसके अंदर सिर्फ आपका 6 से 7% ही क्या होगा? आयरन एब्जॉर्ब होगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे कहेंगे, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, जिसके अंदर कितनी कितनी मात्रा होती है? अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन के अंदर जो होता है वो 60 एमजी आयरन होता है और 500 एमसीजी क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है। ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड है इन पर टैबलेट। एक टैबलेट के अंदर दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं और उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको चलना होता है। आपको क्या करना है कि भैया 60 एमजी तो उसके अंदर क्या होता है? आयरन होता है और 500 एमजी उसके अंदर क्या होता है? 500 एमसीजी क्या होता है? इसके अंदर फॉलिक एसिड होता है। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ना कि मैं आपसे बता नहीं सकता कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। आप इसी पैटर्न को याद रखोगे, इसी चीज़ को आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। स्टार्ट कब करते हैं? बताएंगे स्टार्ट कब करते हैं भैया? कि फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, कि भैया फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब भी फोर्थ मंथ लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं, 3 महीने खत्म होने के बाद, 3 महीने से पहले हम क्या देते हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड की टेबलेट देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हमें क्या करना होता है? आयरन एंड फॉलिक एसिड भी जोड़ना होता है। आयरन उसके साथ जोड़ना होता है, उसके साथ हमें पर डे एक टैबलेट खानी होती है। हमें क्या करना होता है? पर डे एक टैबलेट खानी होती है। जिनके अंदर ज्यादा एनीमिया कंडीशन होती है, उनको 2 टैबलेट दी जाती है। आगे बात समझ में? तो आपको ये खाना कंपलसरी होता है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया से बचना है तो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, नहीं आए तो किसी भी सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, कहीं से भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कहीं से भी आप पूछ सकते हो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? ये कंटिन्यूड टू 6 मंथ
या फिर हम कह सकते हैं 80 डेज। आगे बात समझ? चलिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर आरडीए क्या होता है। आरडीए आरडीए का मतलब क्या होता है कि रूटीन डेली अलाउंसेस। रूटीन डेली अलाउंसेस की कितना चीजें हमें कितनी रोज में चाहिए होती हैं, एक रोज एक दिन में कितनी चीजें हमें चाहिए होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूं कि आरडीए रूटीन डेली अलाउंसेस ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर डेली फॉलिक एसिड की हमें कितनी जरूरत होती है, तो आपको बता देना है कि सर डेली हमें फॉलिक एसिड कितना चाहिए होता है, 500 mcg चाहिए होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर प्रोटीन कितना चाहिए होता है, सॉरी प्रोटीन नहीं, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर कैल्शियम कितना चाहिए होता है, तो कैल्शियम कितना चाहिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमें चाहिए होता है 1000 mcg चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 1000 mcg चाहिए होता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर आयोडीन कितना चाहिए होता है, कि सर आयोडीन चाहिए होता है 250 mcg चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 250 mcg चाहिए होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर विटामिन डी, कि सर विटामिन डी कितना चाहिए होता है, तो आपको बताना है कि सर 10 mcg होता है। ये बात को लिख लेना, ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी सीएचओ के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। विटामिन डी कितना चाहिए होता है? 10 mcg चाहिए होता है। बट विटामिन डी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये क्या करता है भैया, क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये क्या करवा सकता है, कॉज कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन कॉज करवाता है। क्या करवाता है? कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन कॉज करवाता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है? अगर यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें। चलिए, कि सर अब हमने देखा कि सर विटामिन डी की हमने बात कर ली, कैल्शियम की हमने बात कर ली, आयोडीन की हमने बात कर ली, लेकिन हमने प्रोटीन की बात नहीं करी है, तो हमें कैलोरीज की बात नहीं करी है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि सर एक्स्ट्रा कैलोरीज कितनी चाहिए होती हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज इन प्रेगनेंसी। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज कितनी चाहिए होती हैं भैया? 350 किलो कैलोरी चाहिए होती हैं पर डे। कितनी चाहिए होती है? 350 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है प्रेग्नेंट वुमेन को, एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। अब भैया नॉन प्रेग्नेंट के अंदर कितनी चाहिए होती हैं? कि नॉन प्रेग्नेंट के अंदर मैं आपसे बात करता हूँ कैलोरीज कितनी चाहिए होती हैं, तो आपको बताना है कि सर 2200 किलो कैलोरी चाहिए होती हैं। कि भैया 2200 किलो कैलोरी हमें पर डे चाहिए होती है नॉन प्रेगनेंसी के अंदर। अगर मैं आपसे यही प्रेगनेंसी के अंदर बात करूँ तो कितनी हो जाती हैं, कि भैया नॉन प्रेग्नेंट के अंदर तो 2200 तो हमें चाहिए चाहिए, फिर हमें एक्स्ट्रा कितनी चाहिए? 350 चाहिए। तो कितना निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों की सर 2550 किलो कैलोरी हमें पर डे चाहिए होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है कि सर 2550 किलो कैलोरी किसके अंदर चाहिए होती है? हमें प्रेगनेंसी के अंदर चाहिए होती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर प्रोटीन कितना चाहिए होता है प्रेगनेंसी के। अगर मैं आपसे नॉन प्रेग्नेंट की बात करता हूँ, किसी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है जिसके अंदर आपको कितना चाहिए होता है? 1 ग्राम, आपको 1 ग्राम पर केजी कितना चाहिए होता है, कि आपको 1 ग्राम पर केजी कितना चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। अगर मैं आपको यही प्रेगनेंसी के अंदर बात करता हूँ, तो आपको 1.2 ग्राम पर केजी आपको कितना चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? मैंने आपको कैलोरीज के बारे में बताया, कैल्शियम के बारे में बताया, प्रोटीन के बारे में बताया, कैलोरीज के बारे में बताया, ठीक है। ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मैं आपसे कुछ इम्यूनाइजेशन की बात करता हूँ कि सर इम्यूनाइजेशन क्या होने वाला है, कि सर इम्यूनाइजेशन इन
प्रेगनेंसी, इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंसी। अगर मैं आपसे बात करूं तो 2 पॉइंट के अंदर बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के अंदर बात करूंगा, तीसरा पॉइंट आपको नहीं लिखने के देंगे। ठीक है, आपको दोनों पॉइंट के अंदर ही समझ में आ जाएगा कि देखो किसी भी प्रेग्नेंट महिला के अंदर हमें क्या करना है। किसी भी प्रेग्नेंट जो महिला होती है उसके अंदर क्या चीजें होती हैं कि उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो लो होती है नहीं होती है, किसे बिल्कुल होती है। तो उनके अंदर हमें क्या करना है, लाइव वैक्सीन को नहीं देना है, कभी भी जो लाइव बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर मिसट नहीं करते हैं। तो लिखेंगे all the live vaccines are contraindicated in pregnancy। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, all killed vaccines are given in pregnancy। भाई जितनी भी किल्ड वैक्सीन होती हैं उनको हम दे सकते हैं, लेकिन लाइव वैक्सीन को हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर कौन कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, कि हम एब्सोल्युटली सेफ लिखेंगे, कि इनको हम दे सकते हैं, और एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। आई बात समझ में। तो एक तो चीजें हैं कि इनको तो हमें यूज नहीं करना है और इनको हमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर सकते हैं कि HIT, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का वैक्सीन आप दे सकते हो, टीका आप लगा सकते हो। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, टिटेनस और रेबीज, इन चारों चीजों को आप दे सकते हो किसी भी प्रेगनेंसी के अंदर। अगर आपको नहीं देनी है, वो कौन सी नहीं देनी है, कि मीजल्स, MMR की वैक्सीन ऐसे देख सकते हो, MMR, मीजल्स मम्स रूबेला आप नहीं दे सकते हो, BCG नहीं सकते हो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, HPV, ये जितनी वैक्सीन होती हैं ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, और ये जितनी वैक्सीन हैं इनको आप दे सकते हो। कि क्योंकि क्यों दे सकते हो, क्योंकि ये कैसी होती है बच्चों, ये किल्ड वैक्सीन होती हैं, और ये कैसी होती हैं, ये हमारी लाइव वैक्सीन होती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? तो यहाँ तक की जो क्लास है हमारी किसके अंदर है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स कैसे कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सी चीजें हम कब कब देते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अगर सही बच्चों की क्लास पसंद आई हो तो आई होप कि आपको सबको पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है कहीं पे भी तो आप बेझिझक सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, लेकिन आपको गलत नहीं करना है क्वेश्चन। आगे मेरी बात समझ में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें और आपको मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।